हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आपका LT ग्रेड, TGT, PGT का एग्जाम हो या यूपी टेट का एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो, 11th या 12th का एग्जाम है, सब में आपको इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम आपको बताना है। ए फॉरेस्ट, बी ग्रासलैंड, सी ग्रेट लेक्स, डी ओशियंस। इसका सही जवाब क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओशियंस। ओशियंस जो है वो दुनिया के लार्जेस्ट इकोसिस्टम होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज। ए बायोमास, बी प्रोड्यूसर्स, सी कार्बोहाइड्रेट्स इन प्रोड्यूसर्स, डी सोलर एनर्जी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट्स इन प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इनकम्प्लीट इकोसिस्टम इज। इनकम्प्लीट इकोसिस्टम क्या कहलाता है? ए ग्रासलैंड, बी रिवर, सी वेटलैंड, डी केव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, केव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच पोर्शन ऑफ द PAR इज कैप्चर्ड बाय द प्लांट्स? A 5 to 10%, B 7 to 10%, C 8 to 10%, D 2 to 10%. The correct answer is option number D, 2 to 10%. Next question है, in terrestrial ecosystem maximum energy is present in A T3, B T2, C T1, D T4. The correct answer is option number C, T1. अगला क्वेश्चन है, प्लैंक्टन, नेक्टॉन एंड बेंथॉन्स आर नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ वन ऑफ इकोसिस्टम विच इज। ए ओशियंस, बी फ्रेश वाटर रिवर्स, सी ग्रासलैंड, डी पॉन्ड और लेक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ग्रासलैंड। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, ग्रासलैंड। नया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? ए ओशियन, बी डेजर्ट, सी फॉरेस्ट, डी माउंटेन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओशियन। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कहाँ होता है? किसका होता है? ओशियन का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फॉस्फोरस यूजुअली बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर इन। ए एक्टिक इकोसिस्टम, बी ग्रासलैंड इकोसिस्टम, सी फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डी ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक्टिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिरामिड of number in grassland ecosystem is A linear, B inverted, C upright, D negative. The correct answer is option number C, upright. पिरामिड में क्या होता है? पिरामिड इस तरीके से बनता है हमारा इकोसिस्टम का, जिसमें कि अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, जो ग्रासलैंड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डिक्रीज होते जाते हैं। एक फर्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल होता है उसके बाद से डिक्रीज होना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जो पिरामिड में नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है वो अपराइट इन शेप होता है, सबसे ऊपर की तरफ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच हाइपोथेसिस रिगार्डिंग दैट व्हाट लिमिट्स फूड चेन लेंथ हैज द मोस्ट सपोर्ट? ए एनर्जी ट्रांसफर हाइपोथेसिस, बी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस, सी एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी हाइपोथेसिस, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब क्या होगा? The correct option is answer number C, environmental complexity hypothesis. Next question देखते हैं, which among the following is likely to have the highest levels of DDT depositions in its body? A eel, B crab, C seagull, D phytoplankton. The correct answer is option number C, seagull. DDT क्या है? DDT जो है वो एक नॉन डिग्रेडेबल, कैसा है बेटा? नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है। इसे ना तो डिग्रेड किया जा सकता है, अगर ये डिग्रेड होता भी है तो बहुत ही स्लोली डिग्रेड होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है डिग्रेड होने में। और इसका कंसंट्रेशन जो होता है वो सी गुल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो पिरामिड्स रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन इन बायोमास एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन पॉन्ड इकोसिस्टम। यहाँ पर आपको कुछ इकोसिस्टम के ट्रॉपिक लेवल्स दे रखे हैं, डिफरेंट। तो आपको ये बताना है कि इनमें से दिए गए पिरामिड्स में से कौन सा ऐसा पिरामिड है जो बायोमास में वेरिएशन को दिखाता है। पॉन्ड इकोसिस्टम की यहाँ पर बात हो रही है, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में कौन सा वेरिएशन दिखा रहा है? ये
इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के बारे में एक करेक्ट स्टेटमेंट हमको यहाँ पर बताना है। ए है डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ detritus is rich in lignin and chitin and quicker if detritus is rich in nitrogen and water soluble substances like sugars. B. Decomposition rate is slower if detritus is rich in nitrogen and water soluble substances like sugars and quicker if detritus is rich in lignin and chitin. C. Decomposition rate is slower if detritus is rich in cellulose and quicker if detritus is rich in phosphorus. D. Decomposition rate is quicker if detrite is rich in lignin and lower of detritus is rich in sulfur. इसमें बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। डिकम्पोजिशन रेट जो होगा वो कम होगा। कब कम होगा? जब डेट्राइटिस जो होता है उसमें लिग्निन और काइटिन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, और क्विकर होगा जब डेट्राइटिस जो होगा उसमें नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस जैसे कि शुगर ये बढ़ जाएंगे। तब क्या होगा? डिकम्पोजिशन का रेट जो होगा वो स्लोअर और हायर होगा। तो ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ए. डेजर्ट्स एंड डीप लेक्स शो लीस्ट प्रोडक्टिविटी। सेकेंड, 10 gram by mass is passed to the next trophic level in the food chain. Third, most productive ecosystem is coral reef. Fourth, sugarcane is the most productive crop. Choose the correct option. A. First and fourth. B. First and third. C. Second and third. D. First, third and fourth. इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि डेजर्ट्स जो होते हैं, डेजर्ट्स और डीप लेक्स जो होती हैं इनमें लीस्ट प्रोडक्टिविटी होती है। दूसरा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम जो होता है वो कोरल रीफ होता है। शुगर केन मोस्ट प्रोडक्टिव क्रॉप है। तो ये जो है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस ऑन रिसोर्सेज ऑर्गेनिज्म मस्ट डैश मटीरियल्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ए. रीयूज, बी. रीइन्वेंट, सी. रीइंट्रोड्यूस, डी. रीसाइकिल। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रीसाइकिल। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो होती है वो जरूरी होती है लाइफ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी साइकिल जरूरी होती है? न्यूट्रिएंट साइकिल जो है लाइफ के लिए बहुत जरूरी होती है, इसीलिए यहाँ पर जो सर्वाइवल के लिए ऑप्शन सबसे ज्यादा सही है वो है रीसाइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय E.P. ऑडम, बी. A.G. टेंसले, सी. E. हैकल, डी. E. वार्मिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, A.G. टेंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री एस्पेक्ट्स स्टडीड इन बायो जियोकेमिकल साइक्लिंग। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको इसमें से 3 एस्पेक्ट्स ऐसे बताने हैं जो बायो जियोकेमिकल साइक्लिंग के लिए नहीं यूज किए जाते हैं, ठीक है। ए. द नेचर एंड साइज ऑफ एलिमेंट रिजर्वायर, बी. द रेट ऑफ मूवमेंट बिटवीन रिजर्वायर्स, सी. हाउ डिफरेंट बायो जियोकेमिकल साइकिल्स इंटरैक्ट, डी. हाउ न्यू स्पीसीज क्रिएट देयर ओन बायोकेमिकल साइकिल्स। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है कि किस तरीके से नई स्पीसीज क्रिएट होती हैं अपने ही बायो जियोकेमिकल साइकिल्स से, ये जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे हम, केवल इसको ही कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन वे साइकिल इज कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, बी. H2O साइकिल, सी. फ्री एनर्जी साइकिल, डी. O2 साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्री एनर्जी साइकिल। वन वे साइकिल कौन सी होती है? फ्री एनर्जी साइकिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एन ओपन सी एंड शोर आर कलेक्टिवली कॉल्ड, ए. प्लैंक्टॉन्स, बी. नेक्टॉन्स, सी. बेंथोइक, डी. सी. एनिमोन। Here the correct answer is option number A, plankton.
प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं? प्लैंकटॉन्स जो होते हैं वो फ्री फ्लोटिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, फ्री फ्लोटिंग एनिमल्स होते हैं। और जिन्हें हम जू प्लैंकटॉन्स भी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम प्लांट्स की बात करें, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ये जो होते हैं वो सी के शोर पर, किनारे पर या फिर किसी लेक के किनारे पर ही फ्लोट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर करेक्ट फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म जो होगा ओपन सी में वो प्लैंक्टॉन्स होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिकम्पोजर्स सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया आर वाइटल टू द इकोसिस्टम बिकॉज दे ए आर द प्राइमरी organic recyclers, B are the terminal energy consumers, C keep populations in check, D both A and B. The correct answer is option number D, both A and B. डिकम्पोजर जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया जो होते हैं वो वाइटल होते हैं इकोसिस्टम के लिए। क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो ये प्राइमरी ऑर्गेनिक रिसाइकलर्स होते हैं और दूसरा ये टर्मिनल एनर्जी कंज्यूमर्स भी होते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? एक डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत ही वाइटल होते हैं, यानी बहुत ज़रूरी होते हैं। क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि दे आर प्रिवेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बीइंग टाइड अप इन वन प्लेस ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सेवरल स्पीसीज एंड कम्युनिटीज इन वेरियस स्टेजेस ऑफ सक्सेशन मेंटेन्ड अंडर सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन इज नोन एज ए बायोम, बी एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्स, सी बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम, डी बायोलॉजिकल क्लॉक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बायोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑक्यूपेशनल एड्रेस ऑफ अ स्पीसीज इज ऑफन कॉल्ड एज इट्स ए बायोम, B niche, C environment, D habitat. The correct answer is option number B. इसका ऑप्शन क्या सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, नीचे सही हो जाता है। नीचे जो होता है वो ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन को क्या कहते हैं? नीचे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लेंटिक इकोसिस्टम इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर? ए रेन, बी रनिंग, सी स्टैंडिंग, डी ग्रेविटेशनल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडिंग। लेंटिक इकोसिस्टम क्या होता है? लेंटिक इकोसिस्टम एक टाइप होती है लिम्नेटिक इकोसिस्टम की। किसकी टाइप होती है? लिम्नेटिक इकोसिस्टम की टाइप होती है। लिम्नेटिक इकोसिस्टम की एक टाइप होती है जिसमें कि वाटर जो होता है वो स्टेशनरी रहता है, यानी एक जगह पर ही ठहरा हुआ रहता है। ठीक है, वाटर कैसा होता है? इसके अंदर स्टेशनरी होता है। ये इसे या फिर हम इसे स्टैंडिंग वाटर भी कह सकते हैं। ये कोई एक पॉन्ड भी हो सकता है या फिर कोई लेक भी हो सकती है, जिसमें कि वाटर जो होता है वो इस इकोसिस्टम में वाटर क्या होता है? बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं करता है, एक ही जगह पे रुका रहता है। तो इस तरीके के इकोसिस्टम में जो वाटर होता है वो स्टैंडिंग टाइप या स्टेशनरी टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईच ट्रॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज ए कैटाबॉलिज्म, बी स्टैंडिंग क्रॉप, सी ह्यूमिनिफिकेशन, डी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्टैंडिंग क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is incorrect for a pyramid of productivity? यहाँ पर आपको एक इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है जो कि पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग गलत है। तो जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा जाता है ना, तो इस वाला जो टर्म होता है इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं और हम गलती से ही गलत ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो इसमें आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, इनकरेक्ट मतलब क्या नहीं पूछा गया है या क्या पूछा गया है। ठीक है, करेक्ट और इनकरेक्ट में डिफरेंशिएट करके तभी अपना ऑप्शन क्लिक करें। तो जहाँ पर भी इनकरेक्ट या करेक्ट वाला क्वेश्चन हो वहाँ पर आप इस शब्द पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। ए, ओनली अबाउट 10% ऑफ एनर्जी इज वन ट्रॉपिक लेवल इज पास्ड इनटू द नेक्स्ट लेवल। बी, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी ईच ट्रॉपिक लेवल मोस्ट food chains are limited to the 3 to 5 steps.
The pyramid of productivity of some aquatic ecosystem is inverted because of the large zooplankton primary consumer labor. D. Eating grain-fed beef is an inefficient means of obtaining the energy trapped by photosynthesis. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. The pyramid of productivity of some aquatic ecosystem is inverted because of the large zooplankton primary consumer labor. तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में होता क्या है? एक्वेटिक इकोसिस्टम जैसे कि हम अगर एक पॉन्ड का मान ले तो उसमें जो प्रोड्यूसर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स कौन कौन से होंगे उसके अंदर? मैक्रोफाइट्स होंगे, ठीक है, मैक्रोफाइट्स होंगे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे, ये इनके प्रोड्यूसर्स होंगे. ये कैसे होंगे? बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होंगे और इनका बायोमास जो होगा वो एटलीस्ट बायोमास जो होगा वो इतना कम होगा. दिस वैल्यू ग्रेजुअली शोज एन इंक्रीज. ये जो वैल्यू होती है वो एपेक्स ऑफ द पिरामिड पे जाकर इंक्रीज होती है. तो ये पिरामिड को कैसा बना देते हैं? इन्वर्टेड इन शेप बना देते हैं. कैसा पिरामिड का शेप हो जाता है? इन्वर्टेड इन शेप का पिरामिड बनता है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following statement is or are correct? First, an important characteristic of all communities is that their composition and structure constantly change in response to the changing environmental condition. Third, second, the climax community remains stable as long as the environment remains changed. Third, the entire sequence of communities that successively change in a given area are called series. तो इसमें आपको ऑप्शंस बताना है. ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बी फर्स्ट एंड सेकंड, सी सेकंड एंड थर्ड, डी फर्स्ट एंड थर्ड. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है. फर्स्ट एंड थर्ड जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग वेटलैंड्स. वेटलैंड्स के लिए कौन सी चीज यहाँ पर ट्रू नहीं है? कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है? ए नेचुरल ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम, बी यूज्ड एज पास्चर लैंड, सी प्यूरिफाई रन ऑफ वाटर, डी एक्ट एज सेडिमेंटेशन ट्रैप. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यूज्ड एज पास्चर लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन विच लाइफ जोन ऑफ ओशियन द प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन्स आर रेयरली फाउंड? ए लिट्रॉल, बी लिम्नेटिक, सी प्रोफंडल, डी इंटरडियल. द करेक्ट आंसर इज, इसका सही जवाब क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोफंडल. नेक्स्ट क्वेश्चन है. अ कम्युनिटी विच स्टार्ट सक्सेशन इन अ हैबिटेट इज ए पायनियर कम्युनिटी, बी सेरल कम्युनिटी, सी बायोटिक कम्युनिटी, डी इकोसेप. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पायनियर कम्युनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द जोन ऑफ इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन इन ओशियनिक बायोम इज कॉल्ड एज ए एपीपेल्जिक जोन, बी बेथीपेल्जिक जोन, सी एबिसल जोन, डी बेंथिक जोन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एपीपेल्जिक जोन. नेक्स्ट क्वेश्चन है. What will happen if decomposers are removed from the ecosystem? अगर इकोसिस्टम से डिकम्पोजर्स को हटा दिया जाए तो क्या होगा? ए एनर्जी साइकिल इज स्टॉप्ड, एनर्जी साइकिल स्टॉप हो जाएगी. बी मिनरल साइकिल इज स्टॉप, मिनरल साइकिल स्टॉप हो जाएगी. सी कंज्यूमर्स कैन नॉट एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी, जो कंज्यूमर्स हैं वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे. या डी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ मिनरल इंक्रीजेस, मिनरल के डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मिनरल साइकिल इज स्टॉप्ड. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैप्चर्ड बाय फोटोसिंथेसिस माइनस द अमाउंट लॉस्ट एज हीट इन रेस्पिरेशन इज ए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, बी कंजप्शन एफिशिएंसी, सी एनपीपी, डी photosynthetic efficiency. The correct answer is option number C, NPP. Next question. Choose the incorrect statements regarding ecological pyramids. First, the relationship between organisms at different trophic levels is expressed in terms of number, biomes and energy. Second, any calculations of energy content, biomes or number has to include one group of organisms at the trophic level. Third, the most ecosystem, all the pyramids of number, biomes, biomass and energy are upright. Fourth, the pyramid of biomass in C is generally inverted.
5th, pyramid of energy is always inverted and can never be upright. क्वेश्चन इसका ऑप्शन आपको बताना है. A फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही है, B ओनली फर्स्ट, C सेकेंड एंड फिफ्थ, D फर्स्ट एंड फिफ्थ. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C. यहाँ पर ऑप्शन नंबर C सेकेंड एंड फिफ्थ वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ सही हो जाता है. किसी एनर्जी कंटेंट की अगर हम कैलकुलेशंस की बात करें तो बायोमास या नंबर जो होते हैं उनमें सारे ही ऑर्गेनिजम्स को ट्रॉपिक लेवल पे इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, तो पिरामिड में जो एनर्जी होती है वो हमेशा कैसी होती है, अपराइट होती है, ऊपर की तरफ जाती है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकती है. क्यों इन्वर्टेड नहीं हो सकती है? क्योंकि एनर्जी फ्लो जो होता है वो एक पर्टिकुलर लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ही जाता है. तो कुछ एनर्जी जो होती है वो हमेशा हर स्टेप पे लॉस होती है. जैसे ही हमारा ट्रॉपिक लेवल है, यहाँ से जो एनर्जी थी वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे गई, फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे गई, और जैसे जैसे हर लेवल पे जाएगी हर स्टेप पे क्या होगा, एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होगा. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड फिफ्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं. अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट बायोकेमिकल साइकिल. अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट बायोकेमिकल साइकिल के लिए बिल्कुल सही है. फर्स्ट, गैसेस एक्सचेंजेस ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर नेग्लिजिबल. फॉस्फोरस और ऑर्गेनिज्म के बीच में ठीक है, फॉस्फोरस का जो गैसियस एक्सचेंज होता है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है. सेकेंड, ऑल बायोकेमिकल साइकिल्स इंक्लूड बोथ ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. Third, most elements remain longest in the living portion of their cycle. Fourth, the chemical elements used by organisms in large quantities cycle back and forth between organism and environment. इसमें ऑप्शन A फर्स्ट एंड थर्ड सही है कि B फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, C फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड, D all of these. यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर B सही हो जाता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ. यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो स्टेटमेंट है फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ सही है. अभी देखते हैं कि जो बायो जियोकेमिकल साइकिल होती है उसके रिगार्डिंग हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन कैसे सही है. बायो जियोकेमिकल साइकिल में क्या होता है, जो केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का फ्लो होता है, और ये फ्लो किसके बीच में होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में और उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में जो फ्लो होता है वो एक फूड चेन के थ्रू पास होता है. किसके थ्रू पास होगा, फूड चेन के थ्रू पास होगा, और वापस कहाँ आएगा, वापस कहाँ जाएगा बेटा, ये जो वापस है ये सॉइल में वापस आएगा, सॉइल में, एयर में एंड वाटर में वापस आएगा. किस ऐसी मैकेनिज्म से वापस आएगा, कौन कौन सी मैकेनिज्म इसमें लगेंगी. एक हमारी लगेगी रेस्पिरेशन, अगर हम लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन भी होगा, एक्सक्रीशन भी होगा. एक्सक्रीशन के साथ साथ यहाँ पर डिकम्पोजिशन भी होगा. ठीक है, तो जैसे कि कोई एक एलिमेंट है वो मूव करता है इस साइकिल में, तो वो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो बनाएगा ही दूसरे एलिमेंट के साथ, जिसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा लिविंग टिश्यूज में, और नेचुरल रिएक्शंस भी होंगी एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फेयर में और लिथोस्फेयर में. इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 2 फूड चेन आर शोन. यहाँ पर आपको 2 फूड चेन दिखाई दे रही है. फर्स्ट है ट्री, एफिड, इंसेक्टिवोरस बर्ड एंड प्रे, फीड ऑन बर्ड. ठीक है, सेकंड में है फाइटोप्लैंक्टन है, वो जू प्लैंक्टन को खा रहे हैं, जू प्लैंक्टन प्लैंक्टन को, और प्लैंक्टन जो होता है फीडिंग फिश, एंड देन कार्निवोरस फिश आती है. अब यहाँ पर आपको क्या है बताना है कि इनमें से कौन सा डायग्राम ऐसा है पिरामिड ऑफ एनर्जी जो रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों ही बोथ चेन को. ठीक है, ये वाली जो फूड चेन्स आपको दे रखी हैं दोनों ही ऑप्शन, ये कौन सा पिरामिड है जो शो कर रहा है. यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. When the number of organisms at successive levels are plotted, they give the shape of a pyramid. This is called the pyramid of A number, B energy, C biomass, D none of these. यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है. पिरामिड नंबर ऑफ पिरामिड में या नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ये हमारा इसको ऐसे समझते हैं ये ट्रॉपिक लेवल है. ठीक है, हर ट्रॉपिक लेवल में क्या होगा,
नंबर ऑफ पिरामिड होंगे, ये नंबर ऑफ पिरामिड है। इसके अंदर हर ट्रॉपिक लेवल में इंडिविजुअल्स भी होंगे और उनका नंबर भी होगा, ठीक है। हर इंडिविजुअल में कितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पाए जा सकते हैं। इस तरीके का पिरामिड जो होता है वो अपराइट होता है, ऊपर की तरफ बढ़ेगा या इन्वर्टेड होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम मैक्सिमम बायो मैग्निफिकेशन इज सीन अमंग। एक्वेटिक इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा बायो मैग्निफिकेशन किसमें दिखाई देती है? ए फिशेस, बी फाइटोप्लैंक्टन, सी जूप्लैंक्टन, डी मैक्रोस्कोपिक प्लांट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाता है, फिशेस। बायोमैग्निफिकेशन टर्म होती क्या है? बायोमैग्निफिकेशन जो होता है वो रेफर करता है कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने में, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, फूड ट्रॉपिक लेवल, जो फूड चेन होती है हमारी, उसके ट्रॉपिक लेवल में जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसमें एक क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, केमिकल रिलीज करते हैं वो, जिसका एक कंसंट्रेशन होता है। तो ये मैक्सिमम बायोमैग्निफिकेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा फिशेस में होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिक अप द करेक्ट फूड चेन। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें अलग अलग फूड चेन दी गई है और आपको करेक्ट फूड चेन बताना है। ए है ग्रास, ग्रास जो है वो कैमलियन, कैमलियन के बाद इंसेक्ट, देन बर्ड। बी ग्रास, फॉक्स, रैबिट, बर्ड। सी फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिश। डी फॉलन लीव्स, बैक्टीरिया, इंसेक्ट लार्वे। यहाँ पर जो आपका सही फूड करेक्ट फूड चेन है वह है ऑप्शन नंबर सी, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन एंड फिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग एसिड प्रेसिपिटेशन इज इनकरेक्ट? A. Acids that enter the atmosphere primarily affect ecosystem located less than 100 kilometers from the source of the pollution. B. The effects of acidification of lakes appear to be quickly reversible if their pH can be returned to normal. C. While regulation of emission sources has raised the pH of precipitation in parts of the eastern United States, precipitation in many parts of the west is becoming more acidic. D. Sulfuric acid and nitric acid from स्मोक स्टैक एंड ऑटोमोबाइल एमिशंस आर द मेजर कॉज ऑफ एसिड प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा? जो एसिड प्रेसिपिटेशन होता है वो एक ऐसा रीजनल होता है, ये रीजनल होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो एसिड प्रेसिपिटेशन होता है वो किसी एक लोकेशन या रीजन के पे डिपेंड होता है, ना कि किसी लोकल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पे। ये कोई लोकल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं होती है, ये एक रीजनल प्रॉब्लम होती है। एसिड जो होता है वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ट्रैवल करता है, जब तक कि वो किस अर्थ के अंदर आके प्रेसिपिटेट ना हो जाए या ड्राई पार्टिकल में चेंज ना हो जाए, तब तक वो ट्रैवल करता रहता है। तो यहाँ पर क्या है, एसिड जो है वो क्या है, कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एसिड क्या है, ट्रैवल करता है बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स बिफोर इट सेटल टू अर्थ इन प्रेसिपिटेशन और एज ड्राई पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज नेवर इन्वर्टेड? ए. pyramid of number in forest ecosystem, pyramid of biomass in pond ecosystem, C. pyramid of energy in parasitic food chain, D. pyramid of biomass in parasitic food chain. The correct answer is option number C, pyramid of energy in parasitic food chain. Next question है, which of the following are trends in ecological succession? First, an increase in complexity of species. Second, an increase in productivity. Third, an increase in community stability and species diversity. Fourth, a decrease in non-living organic materials. A. First and third option सही है। B. First and fourth. C. First, second and third. D. First, second, third and fourth. यहाँ पर जो ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन नंबर सी सही होता है। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो है वो ठीक ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ पिरामिड शोज बेस्ट एफिशिएंसी ऑफ इकोसिस्टम? पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ वॉल्यूम, डी पिरामिड ऑफ एनर्जी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होते हैं इनमें बेस्ट एफिशिएंसी होती है इकोसिस्टम को शो करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑक्युपाइड बाय ए. प्रोड्यूसर्स, बी. हर्बीवोरस,
C. Carnivorous, D. Omnivorous. The correct answer is option number C. Carnivorous. यहाँ पर आपका ऑप्शन C सही हो जाता है, कार्निवोरस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंपटीशन ऑफ वाटर, minerals, light and space is more severe between two. A. Closely related species occupying the same niche. B. Closely related species occupying different niche. D. Unrelated species occupying the same niche. D. Species occupying different overlapping ecosystem. यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर एंड कंप्राइजेज एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स. इकोसिस्टम जो होता है उसकी फंक्शनल यूनिट जो होती है वो नेचर होती है, जिसमें कि एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. सेकेंड, एबायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑर्गेनिक मटीरियल्स. एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो ऑर्गेनिक मटीरियल्स होते हैं. थर्ड, बायोटिक कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. फोर्थ, एनर्जी फ्लो इज बाई डायरेक्शनल. एनर्जी फ्लो जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी दोनों डायरेक्शंस में होता है. तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पर करेक्ट है कि इकोसिस्टम में जो फंक्शनल यूनिट होती है नेचर की, उसमें एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. और थर्ड, बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स होते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड. इसमें से एक पेयर जो है वो कौन से हैं जो करेक्टली मैच नहीं किए गए हैं? यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑटोट्रॉफस और फंजाई. ये करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि फंजाई जो है वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होती है. ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जबकि फंजाई में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन A carbon requiring process, B oxygen requiring process, C nitrogen requiring process, D sulfur requiring process. The correct answer is option number B, oxygen requiring process. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Phosphorus is a sedimentary nutrient. This means it. Phosphorus एक sedimentary nutrient है, जिसका मतलब होता है A cycles very slowly, ये साइकिल को स्लो कर देता है. B never enters the atmosphere, एटमॉस्फेयर में कभी एंटर नहीं करेगा. C settles the sediment in the ocean, ओशियन में सेडिमेंट हो जाता है. D all of the above, सारे ही. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ द अबव सही हो जाता है. सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल जो होती है वो बहुत ही स्लो होती है. क्यों स्लो होती है? क्योंकि ये जो ओशियन होता है, ओशियन के बॉटम में जाके सेटल डाउन होती है और वहाँ पर एटमॉस्फेयर जो होता है वो एंटर नहीं करता है. ठीक है, एटमॉस्फेयर जो होता है वो डू नॉट एंटर, वहाँ पर एंटर नहीं करता है. तो अब वेलिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर, जो ओशियन फ्लोर का ऊपर का हिस्सा है, वहाँ पर क्या होता है, कुछ needed for them to be released and made available for biological use. तो वो इसको बायोलॉजिकल यूज के लिए बनाते हैं. कुछ जो सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिलीज करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे इकोसिस्टम से रिलेटेड. आई होप आप सबको पसंद आएंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए.